मतलब इंडिया न्यूज़ चैनल में। और आज हम आए हैं साइबर क्राइम ब्रांच इंदौर में। यहाँ पर हमारे राजेश सर जो उनसे मुलाकात हुई है और जो साइबर फ्रॉड होने सर जैसे देखा जा रहा है जो साइबर फ्रॉड काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, साइबर फ्रॉड इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हम डिजिटलाइजेशन पर काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं। हमारे सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, सारे काम अब इंटरनेट की दुनिया में हमारे सारे काम हैं, चाहे वो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम हो या फिर चाहे हमारी ऑनलाइन स्टडी हो, इसके अलावा चाहे फिर हमारे कोई भी रिचार्ज कराना हो, बिल भरने हो, तो सारी एक्टिविटीज जो होती हैं हमारी वो ऑनलाइन हो गई। तो स्वाभाविक है जब हम सारी चीज़ें जब ऑनलाइन रहेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वहाँ पर ऑनलाइन रिस्क भी रहता है और साइबर फ्रॉड होने के चांसेस भी रहते हैं अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। इस साल भी 2023 की तुलना में 2024 में साइबर क्राइम बढ़े हैं, लेकिन साथ ही साथ अवेयरनेस के भी कैंपेन्स लगातार चल रही है और उनके रोकथाम के उपाय भी लगातार जागरूकता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो अवेयरनेस ही एकमात्र ऐसा इफेक्टिव टूल है जिसके माध्यम से हम लोगों को साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं। जागरूकता के लिए लगातार कैंपेन चल रही है, लगातार ऑल ओवर इंडिया में कैंपेन चल रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में कैंपेन चल रही है, स्टेट में कैंपेन चल रही है। और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर के मार्गदर्शन में लगातार इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और इसमें हम लोग स्कूल, कोचिंग, पब्लिक गैदरिंग्स और जो एसोसिएशन होती हैं और चौराहों पर पैम्पलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, पोस्टर्स लगाना, इस तरह के हम लोगों के बीच पहुंचकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल एडवाइजरी है, पॉडकास्ट है, 1-to-1 है, लाइव जाकर भी अधिक से अधिक जो व्यूअर्स होते हैं व्यूअर्स देख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन माध्यमों से उन लोगों को जो साइबर फ्रॉड होता है उससे बचने के उपायों के बारे में पता चलता है, किस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं उसके बारे में इनको पता चलता है। तो रेगुलर अपडेट होने की जरूरत रहती है। जैसे सर अभी अगर मान लो मेरे पास ही साइबर फ्रॉड का किसी का अनजान नंबर से कॉल आ जाता है, तो मुझे सर उसको कैसे बचना? देखिए, हमें अगर कोई भी अननोन कॉल आता है तो अननोन कॉल को हमें वेरीफाइड करना है। अगर अननोन कॉलर हमें कोई OTP मांगता है या फिर कोई KYC अपडेट करने के नाम पर बोलता है या फिर ये बोलता है कि आपकी लॉटरी लगी है या फिर परिचित बनकर आपका रिश्तेदार बनकर आपको बोलता है कि मुझे पैसे ट्रांसफर कराने, आपके अकाउंट में पैसा आया होगा। देखिए, अनजान अगर कोई भी कॉल आता है तो उसको पहले वेरीफाइड करना है। कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमें बिना वेरिफिकेशन के नहीं करना है, क्योंकि ये जो कॉल्स होते हैं जैसे KYC अपडेट के लिए 2025 में अभी 1 जनवरी से लेकर 130 शिकायतें आ चुकी हैं और लगभग 75 लाख से अधिक का फ्रॉड हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये सब अनजान कॉलर्स हैं जो KYC अपडेट के नाम पर आपके साथ फ्रॉड करते हैं। और इसके अलावा इम्पर्सोनेशन कॉल्स होते हैं, इसके अलावा परिचित बनकर कॉल करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड करते हैं। इसलिए अनजान जो कॉलर्स होते हैं उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उसको वेरीफाइड करना चाहिए। वेरीफाइड करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। डिजिटल अरेस्ट जो होता है वो क्या होता है? डिजिटल अरेस्ट बेसिकली एक कोई भी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे CBI, क्राइम ब्रांच, ED, CID बनकर किसी को भी और वीडियो कॉल पर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर डर दिखाकर उससे पैसे ठगता है, उसको डिजिटल अरेस्ट बोल सकते हैं। लेकिन डिजिटल अरेस्ट कानून में कोई प्रावधान नहीं है, ना ही पुराने कानून में IPC, CRPC, ना ही नए कानून में BNS, BNSS, ना ही IT एक्ट में है और ना ही कोई इनफॉर्मल प्रक्रिया है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी केवल और केवल आपको जो ये फिजिकल अरेस्ट करती हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है। इसमें कई तरीके से वो आपको कॉल करते हैं। कहीं बोलते हैं कि RBI के कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, आपका अकाउंट 2 घंटे बंद होने वाला है। कहीं फिर ये बोलते हैं कि आपकी सिम 2 घंटे में सिम बंद होने वाली है, अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएं। या फिर बोलेंगे कि आपका कोई इंटरनेशनल कुरियर सर्विस है जिसमें कि आपका पार्सल कहीं जाने वाला था तो उस पार्सल में इलीगल ड्रग निकला है, कुछ कपड़े निकले हैं, कुछ ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स निकले हैं, सामग्री निकली। तो इस तरह से आपको भय दिखाते हैं। फिर उसके बाद ऑनलाइन वीडियो कॉल पर लेते हैं। वीडियो कॉल चाहे वो स्काइप ID हो या फिर व्हाट्सएप के वीडियो कॉल पर लेते हैं और फिर वर्दी पहनकर यूनिफॉर्म में नकली पुलिस होती है जो कि असली पुलिस का भ्रम फैलाकर कि हम असली पुलिस हैं और फिर उससे आपको इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर बोलते हैं कि आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है, तो ये पैसा हमें ट्रांसफ़र करना होगा। और फिर ट्रांसफ़र कराने के नाम पर दूसरे अकाउंट पे RBI की गाइडलाइन है और पैसा ट्रांसफ़र करा लेते हैं। अभी हाल ही में ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई जिसमें 2 करोड़ लगभग 3.25 करोड़ से ऊपर का ये एक फ्रॉड हुआ है, जिसमें एक स्कूल के एक जो स्वामी जी हैं उनको डिजिटली अरेस्ट रखा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इससे हमें सावधान होने की ज़रूरत है।
सतर्क रहने की ज़रूरत है और हमें अपडेट रहने की ज़रूरत है कि इस तरह का डिजिटल अरेस्ट कुछ भी नहीं होता। ये साइबर फ्रॉडस्टर के द्वारा क्रिएट किया गया एक जाल है और इस जाल से बचने के लिए हमें जागरूक रहना होगा, हमें पता करना होगा कि असली जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी किस तरह से काम करती है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी केवल फिजिकल अरेस्ट करती है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी 1-to-1 के माध्यम से बताना चाहूँगा व्यूअर्स को, आजकल क्या होता है कि नॉन एपी की फाइल आती है और एपी की फाइल को जैसे ही डाउनलोड करते हैं तो हमारा जो मोबाइल नंबर होता है वो कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाता है। कॉल फॉरवर्डिंग में फ्रॉडस्टर के पास चला जाता है और फ्रॉडस्टर उसको OTP चेंज करके अपने कंट्रोल में ले लेता है व्हाट्सएप को, और उसके बाद फिर या तो ग्रुप में आपके जो लोग होते हैं उनको वही फाइल भेजकर एपी की फाइल भेजकर और दूसरे लोगों को भी हैक कर लेते हैं या फिर उनसे पैसे मांगना शुरू करते हैं। तो इसमें अगर किसी व्यक्ति के पास सबसे पहले तो ये है कि अननोन नंबर से अगर अननोन एपी की फाइल आती है तो उसको डाउनलोड नहीं करना है। दूसरा, अगर नॉन नंबर से भी अननोन एपी की फाइल आती है तो हमें कॉल करके उस नॉन व्यक्ति से पूछना है कि आपने क्या भेजा है। हो सकता है उसका भी व्हाट्सएप जो है वो हैक हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम उससे कॉल करके पूछेंगे तो वो इस बारे में बताएगा। तो हमें ये सावधानी रखनी होगी। दूसरा, अगर हैक हो जाता है तत्काल हम अपने जो जिस कंपनी की सिम है उसके तत्काल उसके कस्टमर केयर पर कॉल करके बोलेंगे कि कॉल फॉरवर्डिंग जो इसकी है उसकी बंद करा दो। कॉल फॉरवर्डिंग उसकी बंद करा दें, उसके बाद उसको फॉर्मेट कर लें और उसके बाद एक बार नेट को भी बंद कर लें और मुझे लगता है कि तब उससे ये स्थिति को हम रिकवर कर सकते हैं। पर बेहतर ये है कि हम जागरूक रहें और अननोन एपी की फाइल को या अननोन लिंक को डाउनलोड ना करें, जिससे कि हमारा जो सिम है वो कहीं ना कहीं कॉल फॉरवर्डिंग में चली जाती है। दूसरा सर, ये जैसे अभी अपने साथ में अगर मान लो साइबर फ्रॉड हो गया तो इसकी रिपोर्ट कहाँ पर आके करनी पड़ेगी मुझे? तो देखिए, मैं इसके लिए व्यूअर्स को बता दूंगा कि जिस तरह से अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो